राम राम भाई सानू, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि फ्रेंड्स हमारा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस क्वेश्चन का सोल्यूशन चल रहा है, उसके अंतर्गत ये आपका नेक्स्ट वीडियो है, जिसके अंतर्गत हम लोग देखने वाले हैं 28 नंबर सेकंड्स में पूछे गए 50 जीके जिसके प्रश्न को, साथ में उनसे जुड़े संभावित एक्स्ट्रा फैक्ट को भी, ताकि आपका जो एग्जाम आने वाला है उसमें आपको डायरेक्ट यहीं से प्रश्न जो देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, बिना देरी के। सबसे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए, पहला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारत की निम्नलिखित जातियों में से कौन सा जाति बनेश्वर त्यौहार है जो कि मनाती है। तो बनेश्वर त्यौहार की बात करेंगे तो जो बनेश्वर जो त्यौहार है वो दोस्तों आपका भील जनजाति के द्वारा आपका मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका होगा भील जनजाति हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? भील जनजाति हो जाएगा। इसके अलावा बनेश्वर त्योहार की बात करेंगे तो बनेश्वर मेला डूंगरपुर के बनेश्वर मंदिर में आयोजित एक लोकप्रिय आदिवासी त्यौहार है। इसके अलावा ये त्यौहार फरवरी या माघ शुल्क पूर्णिमा के दिन आयोजित किया जाता है। तो इसको भी याद रखिएगा, कब किया जाता है? पूर्णिमा के दिन। ठीक है, इसके अलावा माघ मतलब फरवरी में। ठीक है, माघ मतलब हिंदू कैलेंडर के अनुसार माघ होता है और इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार आपका क्या होता है? फरवरी होता है। इस पवित्र अवसर पर भील नदियों माही सोम के संगम पर डुबकी लगाने के लिए गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश से लोग क्या करते हैं? यात्रा करते हैं। तो इसको भी याद रखिएगा। ये जो मेला है आपका राजस्थान के डूंगरपुर, ठीक है, ये डूंगरू जो पुर लिखा हुआ है वो दोस्तों आपका कहाँ पड़ता है? तो राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, तो राजस्थान के डूंगरपुर में आपका आयोजित किया जाता है। ये जो मेला है आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। ठीक है, आदिवासियों का कुंभ, जिस प्रकार हम लोग का कुंभ मेला लगता है उस प्रकार आदिवासियों का जो कुंभ मेला है वो दोस्तों आपका यही मेला, यही कौन सा मेला है? बनेश्वर मेला को कहा जाता है। इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किस नाट्य कला नाट्य शास्त्र का प्रथम भारतीय महाकाव्य लिखा था? तो इसका राइट आंसर भरत मुनि हो जाएगा। नाटकों के संबंध में शास्त्रीय जानकारी को नाट्य शास्त्र कहते हैं। इसकी जानकारी सबसे पहले पुराना ग्रंथ नाट्य शास्त्र के नाम से जाना जाता है। इसके रचयिता कौन थे? इसके रचयिता दोस्तों आपके भरत मुनि थे। ठीक है, इसके रचयिता आपके भरत मुनि थे, जिनका काल 400 ईस्वी पूर्व के निकट माना जाता है। नेक्स्ट आपका है कि पतंगोत्सव मकर संक्रांति पर मनाया जाने वाला प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय त्यौहार है, जिसे निम्नलिखित में से किस शहर में मनाया जाता है? तो ये जो आपका अहमदाबाद में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका क्या होगा? अहमदाबाद इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा मकर संक्रांति की बात करेंगे तो ये त्यौहार है जो कि आपका मकर संक्रांति के अवसर पर मनाया जाता है। मकर संक्रांति को उत्तरायण, माघ संक्रांति, तिल संक्रांति या माघ संक्रांति भी कहा जाता है। विभिन्न राज्यों में विभिन्न नाम आपका मकर संक्रांति का है। इसके अलावा यहाँ संक्रांति का अर्थ तो आपका स्थानांतरण है। इसके अलावा ये मकर राशि मकर में सूर्य के गोचर के पहले दिन का प्रतीक है। इस गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव गुजरात में भी कहा? तो अहमदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति आयोग भारत के राष्ट्र सरकारों द्वारा आर्थिक नीति निर्माण प्रक्रिया में जुड़ाव और भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया है। निम्नलिखित में से क्या नीति आयोग का पूर्ण रूप है? ठीक है, नीति आयोग का पूर्ण रूप है। तो नीति आयोग के पूर्ण रूप की बात करेंगे तो नीति आयोग का जो फुल फॉर्म होता है वो आपका नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है। तो इसको याद रख लीजिएगा। इसके अलावा इसका जो स्थापना है आपका 1 जनवरी 2015 को हुआ था। किसके स्थान पर? तो योजना आयोग के स्थान पर। इसके जो अध्यक्ष होते हैं आपके प्रधानमंत्री होते हैं। तो वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष होंगे। इसके अलावा इसके एक उपाध्यक्ष भी होता है। तो वर्तमान में उपाध्यक्ष की बात करेंगे तो श्री सुमन बेरी, जो कि 1 मई 2022 से आपके नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। इसके अलावा एक आपका सीईओ होता है जो कि कौन है? BR सुब्रमण्यम। ठीक है, BR सुब्रमण्यम दोस्तों आपके क्या है? नीति आयोग के सीईओ हैं। नेक्स्ट आपका कि निम्नलिखित में से किसने अगस्त 2022 में नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज यंग स्कॉलर्स पर्सपेक्टिव नामक पुस्तक विमोचित किया है? तो इसका राइट आंसर आपका MM नरवणे इसका राइट आंसर हो जाएंगे। उस समय के सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ने विश्वविद्यालय के छात्रों के द्वारा लिखी नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज यंग स्कॉलर पर्सपेक्टिव नामक पुस्तक का विमोचन किया था। इसके अलावा सेंटर फॉर लैंड वालफेयर स्टडीज द्वारा प्रकाशित पुस्तक था 17 अगस्त 2020 को किया गया था। ये 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के महान रणनीतिकार फील्ड मार्शल मानेकशॉ को श्रद्धांजलि है, जिन्होंने बांग्लादेश को आज़ाद किया था। तो ये भी प्रश्न आपका बन चुका है, किसको श्रद्धांजलि दिया गया था इस पुस्तक के माध्यम से? तो फील्ड मार्शल मानेकशॉ को दिया गया था। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इससे पहले आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का अगर आप PYQ का सोल्यूशन लेना चाहते हैं, मात्र GKGS का, ठीक है, GKGS का सोल्यूशन लेना चाहते हैं, 39 शिफ्टों में आपका प्रीवियस जो एग्जाम होता 2020 में वो कंडक्ट हुआ था। तो 39 शिफ्टों में आपका प्रत्येक शिफ्ट में 50 प्रश्न पूछे गए थे। तो प्रत्येक प्रश्न में 50 प्रश्न पूछे गए थे, यानी कि टोटल आपका 1950 प्रश्न जो कि होता है सभी प्रश्नों के साथ विथ एक्स्ट्रा फैक्ट। ठीक है, एक्स्ट्रा फैक्ट ये नहीं कि जो मन में आया वहाँ उस पर डाल दिया गया है। ठीक है, एक्स्ट्रा फैक्ट जो दोस्तों आपका जो हाल ही के एग्जाम में उस प्रश्न रिलेटेड जो प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी का ही एक्स्ट्रा फैक्ट है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, मात्र 25 रुपये में आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। अभी ऑफर में चल रहा है, बाद में इसका दाम बढ़ सकता है। ठीक है, प्राप्त करने के लिए आपको 2 व्हाट्सअप नंबर दिया गया है 9973741666। ठीक है, एक व्हाट्सअप नंबर है 6299। ठीक है, 6299086159। ठीक है, 2 नंबर है, दोनों नंबर में से किसी पर याद रखिएगा, व्हाट्सअप कीजिएगा। ठीक है, व्हाट्सअप कीजिएगा, दिल्ली पुलिस PYQ PDF लिख के भेजिएगा तो आपको वहाँ पर
जो है कॉन्टैक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन है, वो आपका क्वेश्चन नंबर 6 होगा। वो होगा कि निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट लागू किया गया था? इसका राइट आंसर 1985 होगा। ठीक है, एनडीपीएस अधिनियम 1985 में अधिनियमित कानून है जो कि ड्रग्स उसकी तस्करी से संबंधित है। नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित में से किस तारीख को नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस आपका 7 सितंबर को मनाया जाता है। राइट आंसर 7 सितंबर हो जाएगा। ये जो आपका दिवस है वो आपका 2020 में ही स्टार्ट हुआ था, इस कारण वो प्रश्न आपसे पूछा गया था। 7 सितंबर 2020 को नीले आसमान के लिए स्वच्छता वायु का पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया था। हर साल 7 सितंबर को मनाया जाएगा, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विज्ञान की वह शाखा बताना है जो कि किसी पौधे के जीवन चक्र में समाविष्ट सभी आवधिक घटनाओं के अनुक्रम से संबंधित है, जो कि फसल की वानस्पतिक और प्रजनन विकास अवधि पर मौसम की गतिशीलता को समझने में सहायता करती है, उसे कहा जाता है? तो राइट आंसर घटना विज्ञान। ठीक है, राइट आंसर घटना विज्ञान, जिसे इंग्लिश में हम लोग फेनोलॉजी के नाम जानते हैं। फेनोलॉजी जैविक विज्ञान, जैविक जीवन चक्रों में आवधिक घटनाओं का अध्ययन है और ये जलवायु में मौसमी और अंतर्वार्षिक बदलावों के साथ साथ आवासों कारकों जैसे ऊंचाई से कैसे प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित में से किस शहर या केंद्र शासित प्रदेश में हजरत निजामुद्दीन औलिया यानी कि महबूब ए इलाही दरगाह स्थित है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 नई दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हजरत निजामुद्दीन जो चिश्ती है वो आपका चिश्ती घराने के चौथे संत का है। इस सूफी संत ने वैराग्य और सहनशीलता की मिसाल पेश की थी। कहा जाता है कि इस प्रकार के सभी धर्मों के लोगों में लोकप्रिय बन गए और हजरत साहब आपका 92 वर्ष की आयु में प्राण त्यागे और उसी वर्ष उनके मकबरे का निर्माण आरंभ हुआ, किंतु इसका जो नवीनीकरण है 1562 तक होता रहा है। दक्षिणी दिल्ली में स्थित है हजरत निजामुद्दीन औलिया का मकबरा सूफी काल की एक पवित्र दरगाह है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने अक्टूबर 2020 में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए डिजिटल सेवा हेतु कार्यक्रम आरंभ किया था? राइट आंसर गुजरात हो जाएगा। उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे विजय रूपानी, उन्होंने इसकी घोषणा की थी, लेकिन वर्तमान में जो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं वो आपके भूपेंद्र भाई पटेल हैं, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है कि बॉम्बे द्वीप को निम्नलिखित में से किस वर्ष में पुर्तगालियों द्वारा दहेज के रूप में इंग्लैंड के प्रिंस चार्ल्स द्वितीय को दिया गया था? तो इसका राइट आंसर आपका 1661 इसका आपका राइट आंसर होगा। चार्ल्स द्वितीय आपका 1661 में बरगंजा के कैथरीन से शादी किया था, जो कि पुर्तगाल के राजकुमार की बेटी थी। राजा चार्ल्स द्वितीय ने एक विवाह सदी के रूप में पुर्तगालियों द्वारा एक बड़ा दहेज दिया गया था। पुर्तगाल ने उस दहेज के हिस्से के रूप में बम्बे शहर को चार्ल्स द्वितीय को सौंपा था। पुर्तगाल ने 3 जुलाई 1661 को यह शहर है उनको सौंपा था। नेक्स्ट है रानी लक्ष्मीबाई का विवाह डैश से हुआ था? तो रानी लक्ष्मीबाई का जो विवाह है आपका महाराजा गंगाधर राव नेवालकर के द्वारा हुआ था, तो इसका राइट आंसर महाराजा गंगाधर राव नेवालकर इसका राइट आंसर है। महारानी लक्ष्मीबाई जी की बात करते हैं तो महारानी लक्ष्मीबाई जिनका जन्म आपका 19 नवंबर 1828 को वाराणसी शहर में हुआ था, उनका नाम आपका मणिकर्णिका तांबे था और प्यार से उन्हें लोग मनु कहते थे। उनके पिता की बात करेंगे तो उनके पिता मरणोपरांत तांबे थे। उनकी माँ भागीरथी सप्रे जिसे भागीरथी बाई के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा 14 साल की उम्र में उनकी शादी 1842 में झांसी के महाराजा गंगाधर राव से हुई था। उसके बेटे का नाम दामोदर राव था, जिनका जन्म 1851 में हुआ, लेकिन 4 महीने के बाद उनका मृत्यु हो गया। फिर उन्होंने एक पुत्र को गोद लिया जिसे कि आनंद राव के नाम से जानते हैं, जिसका नाम बदलकर उन्होंने दामोदर राव रख दिया था। इसके अलावा लॉर्ड डलहौजी ने राजा की मृत्यु के बाद व्यक्तिगत सिद्धांत लागू करके, क्योंकि राजा के मरने के बाद उत्तराधिकारी न होने की वजह से झांसी को वापस लेने की मांग की गई थी, क्योंकि इनका जो बेटा है वो मर गया था, इन्होंने आपका पुत्र को गोद लिया था। ठीक है, इसके अलावा रानी लक्ष्मीबाई का जो कब्र है वो दोस्तों आपका कहाँ है? तो रानी लक्ष्मीबाई का कब्र की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका ग्वालियर में स्थित है, तो इसको भी याद रखिएगा कहाँ स्थित है? ग्वालियर में स्थित है। नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा खेल पुरस्कार 4 वर्ष तक लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका अर्जुन पुरस्कार हो जाएगा। अर्जुन पुरस्कार के बारे में बात करते हैं तो ये आपका क्रीड़ा और खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार भारत का दूसरा सबसे बड़ा खेल सम्मान है। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा खेल सम्मान है। पहला कौन है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन ये आपका 4 वर्षों तक लगातार आप प्रदर्शन कीजिएगा उत्कृष्ट वाला, तभी आपको दिया जाएगा। इसके अलावा इस पुरस्कार की स्थापना 1961 में हुआ था, याद रखिएगा 1961 में। 62 में आपका चीन युद्ध हुआ था, उसी समय आपका ये पुरस्कार का आयोजन हुआ था देना। इसके अलावा एक पुरस्कार आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार है। द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात करेंगे तो खेल कोचिंग सम्मान में क्रीड़ा खेल में उत्कृष्ट
प्रशिक्षकों यानी कि कोच को दिया जाता है। इसकी स्थापना 1985 में हुआ था, इस बात को भी याद रखिएगा। इसके अलावा सबसे बड़ा जो खेल रत्न पुरस्कार है वो दोस्तों आपका है खेल रत्न पुरस्कार, जिसका भी नाम बदलकर चेंज किया गया था 2021 में। इसका नाम बदल दिया गया था और भारतीय फील्ड हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा गया था। इसको भी याद रखिएगा, क्या रखा गया था, मेजर ध्यानचंद। पहले इसका नाम क्या था, तो आपका क्या था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। इसके जो पहले प्राप्तकर्ता हैं वो आपके विश्वनाथ आनंद जी हैं, जिनको 1992 में यह पुरस्कार दिया गया था। 2020 तक पुरस्कार में एक पदक, एक प्रमाण पत्र और 25 लाख रुपए का नगद पुरस्कार है जो कि दिया जाता है। ये पुरस्कार भी आपका 1991 से 92 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विशेष वृंगवंशी को अगस्त 2020 में अर्जुन पुरस्कार मिला, वो निम्नलिखित में से किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करती है, तो बास्केटबॉल इसका राइट आंसर था। ठीक है, बास्केटबॉल की कप्तान थी उस समय, 2020 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में लॉर्ड नॉर्थ विनियमन अधिनियम पारित किया गया था, तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, 1773 होगा। विनियमन अधिनियम 1773 की बात करेंगे तो 1773 के विनियमन अधिनियम को ब्रिटिश संसद ने बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्रों को नियंत्रित करने के लिए पारित किया था। इसके अनुसार वारेन हेस्टिंग्स को फोर्ट विलियम के अध्यक्षाधीन मंडल के गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था। इसके अलावा कलकत्ता का जो फोर्ट विलियम है, फोर्ट विलियम में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। सर इलिजा इम्पे आपके उस समय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। नेक्स्ट आपका है कि 2011 की जनगणना के अंतिम जनगणना के कुल जनसंख्या के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका बिहार का है 2011 के जनगणना के अनुसार। इसके अलावा बात करते हैं हम लोग जनसंख्या घनत्व का, आखिरकार ये होता क्या है, तो जनसंख्या घनत्व प्रति इकाई क्षेत्रफल में व्यक्तियों की संख्या के रूप में व्यक्त किया गया है। इसे याद रखिए कि 1 वर्ग किलोमीटर में आपके कितने लोग निवास करते हैं, उसी की संख्या को हम लोग जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ये भूमि से संबंधित जनसंख्या के स्थानिक वितरण की बेहतर समझ प्राप्त करने में सहायता करता है। भारत में जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे तो भारत में इसका जो जनसंख्या घनत्व है तो 11 की जनगणना अनुसार वह आपका 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सबसे ज़्यादा आपका राज्यों प्लस केंद्रशासित प्रदेश में पूछेगा तो आपका दिल्ली हो जाएगा, लेकिन आपसे सिर्फ राज्य पूछा गया था। यहाँ पर देख सकते हैं सबसे ज़्यादा घनत्व राज्य पूछा गया था। ठीक है, राज्य नहीं भी पूछा गया था तो आपको चलिए राज्य पूछा गया था। ठीक है, तो आपका राज्य में बिहार हो जाएगा, लेकिन केंद्रशासित प्रदेश रहता तो आपका दिल्ली होता। दिल्ली का जनसंख्या घनत्व आपका 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसके अलावा सबसे कम आपका अरुणाचल प्रदेश का है, वहाँ का मात्र आपका 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है भारत सरकार के द्वारा 2016 में निम्नलिखित में से कौन सी योजना अधिसूचित की गई जो टैक्सेशन और इन्वेस्टमेंट व्यवस्था के तहत हर पोषक पर लागू होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका प्रधानमंत्री गरीब कल्याण डिपॉजिट योजना है। ठीक है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई योजना है। इस योजना के तहत व्यक्तियों को कर योग्य राशि 50% का योगदान करना होता है। यह योजना आपका 2016 में शुरू किया गया था। इसकी प्रारंभिक वैधता अवधि दिसंबर 2016 से मार्च 2017 तक थी। नेक्स्ट है कि प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को शिक्षा दिवस मनाया जाता है, ये बात तो आप लोग को मालूम होगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रपति के जन्म दिवस के अवसर पर, ठीक है, जन्म दिवस के अवसर पर पुनः स्मरण के रूप में मनाया जाता है, तो ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के जन्म दिवस पर हम लोग भारत में क्या मनाते हैं, प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस मनाते हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बात करेंगे तो यह भारत के आपके दूसरे नंबर के राष्ट्रपति थे। ये भी प्रश्न आपका 2 से 3 बार अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया है। तो राधाकृष्णन की बात करेंगे तो भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। पहले कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, 2 टर्म के लिए बने थे, लेकिन सेकेंड आपके राधाकृष्णन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल है, तो कल ही हम उन्होंने खरीफ, रबी और जायद फसल के बारे में विशेष अध्ययन किया था। तो जो लोग कल का वीडियो नहीं देखे हैं जाके देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में बना हुआ है। खरीफ फसल की बात करते हैं तो कौन है, तो जूट आपका खरीफ फसल है। बाकी मटर जो गेहूं क्या है आपका ये रबी फसल है। खरीफ फसल की बात करते हैं तो खरीफ फसल मानसून फसलों के रूप में जानी जाती है क्योंकि इनका खेती मानसून ऋतु में होता है। इस फसल की ऋतु जून में प्रारंभ होती है, अक्टूबर में समाप्त होती है, यानी कि आपका ये फसल जो बोया जाएगा आपका जून जुलाई में बोया जाएगा। इसको काटा कब जाएगा, अभी के समय अक्टूबर और नवंबर के समय दोस्तों आपका काटा जाता है। वहीं पर रबी फसल की बात करेंगे तो रबी फसल आपका अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है, लेकिन काटा आपका जून जुलाई में जाता है। इस फसल में आपका चावल हो गया, मक्का हो गया, बाजरा, रागी, ज्वार, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, ये सभी क्या है आपके खरीफ फसल हैं। ठीक है, जूट भी आपका खरीफ फसल है, ऑप्शन में नहीं, उदाहरण में नहीं है, फिर भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है अनुवांशिक के नियम का अन्वेषण किसने किया था, यानी कि अनुवांशिक के पिता किसे कहा जाता है, जेनेटिक्स। इसका राइट आंसर आपका ग्रेगर जॉन मेंडल।
अनुवांशिकता के मेंडल के नियम पहले अनुवांशिकता की जैविक अवधारणाओं को संदर्भित देते हैं, जो ऑस्ट्रियाई भिक्षु ग्रेगर मंडल द्वारा पहली बार उजागर किया गया था, जो कि 800 के दशक में रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है 2019 में आरंभित भूजल प्रबंधन सुधार के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना निम्नलिखित में से कौन सी है? तो अटल भूजल योजना इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अटल भूजल योजना। ठीक है, अटल भूजल योजना क्या था क्या नहीं था इसके बारे में यहाँ पर बहुत ही विस्तार पूर्वक दिया गया है। आप लोग पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं था क्योंकि आपका 2019 का ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित में से किससे व्यापक रूप से आधुनिक रसायन विज्ञान के पिता की बात करेंगे तो एंटी लोजियर। ठीक है, एंटी लेवोजियर को आपका आधुनिक विज्ञान के पिता के रूप में जाना जाता है। इसका राइट आंसर होगा एंटोनी लेवेजियर को आधुनिक रसायन विज्ञान के पिता के रूप में। इसके अलावा उन्होंने दहन में ऑक्सीजन की भूमिका की खोज की थी, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को नाम दिया था। इसके अलावा अकार्बनिक रसायन विज्ञान के जनक की बात करेंगे, अकार्बनिक तो वार्नर हो जाएगा। इसके अलावा कार्बनिक रसायन विज्ञान के पिता की बात करेंगे तो फ्रेडरिक वर्होड हो जाएगा। इसके अलावा हरित रसायन विज्ञान के पिता की बात करेंगे तो पोल टी अनस्टास हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा अर्थव्यवस्था में तरलता मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किस मौद्रिक नीति का साधन का उपयोग किया जाता है? तो उत्क्रम पुनः खरीदारी यानी कि रिवर्स रेपो रेट का। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट क्या है? तो रिवर्स रेपो रेट वो स्थिर ब्याज दर है जिस पर रिजर्व बैंक LF के तहत पात्र सरकारी प्रतिभूतियों को संपार्श्विक के खिलाफ बैंकों से अल्पकालिक तरलता को अवशोषित करता है। नेक्स्ट है चट्टानों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? चट्टानों के अध्ययन की बात करेंगे तो चट्टानों के अध्ययन को हम लोग कहते हैं पेट्रोलॉजी। चट्टान वो सामग्री है जो पृथ्वी की ठोस परत के आवश्यक भाग का निर्माण करती है। चट्टानें खनिज पदार्थ के कठोर द्रव्यमान होती है जिनमें एक या अधिक चट्टानें बनाने वाले खनिज होते हैं। मैग्मा के रूप में की जाने वाली पिघली हुई सामग्री से चट्टान है जो कि बनती है। चट्टानों के अध्ययन को पेट्रोलॉजी कहा जाता है। ग्रीक में पेट्रा का अर्थ ही होता है चट्टान, लॉजी का अर्थ होता है विज्ञान। पेट्रोलॉजी चट्टान के वर्णन से संबंधित है। पेट्रोजीनियस की बात करेंगे तो चट्टान की उत्पत्ति का अध्ययन को हम लोग कहते हैं पेट्रोजेनेसिस। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किस सेवा का विस्तार करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय सहायक कंपनी NPCI इंटरनेशनल लॉन्च की थी? तो इसका राइट आंसर आपका UPI इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे NPCI का, तो NPCI का पूर्ण रूप होता है नेशनल पेमेंट ऑफ कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि एक भारतीय वित्तीय सेवा निगम है जो कि खुदरा भुगतान निपटान प्रणाली संचालित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डेविड कैपल इंग्लैंड के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं जो सितंबर 2020 में उनका निधन हुआ था। किस खेल संबंधित है? जान लीजिए, क्रिकेट संबंधित है। बाकी फैक्ट्स दिया गया है, पढ़ लीजिएगा। 2020 का है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, उतना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है आरटीजीएस में लेन देन ट्रांजेक्शन को आरटीजीएस व्यवसायिक घंटों के दौरान ट्रांजेक्शन के आधार पर नियंत्रण संसाधित किया गया था। आरटीजीएस का पूर्ण रूप क्या था? आरटीजीएस की बात करेंगे तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, आरटीजीएस एक ऐसी प्रणाली है जहां व्यक्तिगत रूप से लेन देन के आधार पर फंड ट्रांसफर का निरंतर और रियल टाइम सेटलमेंट होता है। यूनिक ट्रांजेक्शन फैक्ट्स की बात करेंगे यूटीआर का, तो यूटीआर नंबर 22 कैरेट का कोड होता है जिसका इस्तेमाल आरटीजीएस सिस्टम में किसी ट्रांजेक्शन की विशिष्ट पहचान के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है मौर्य प्रशासन में सीमा शुल्क और टोल संग्रहण करने वाले को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर आपका शुल्काध्यक्ष के नाम से जाना जाता था। मौर्य प्रशासन की बात करेंगे तो मौर्य प्रशासन का संबंध आपके मौर्य सम्राट से था, जिसके स्थापना कौन किए थे? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, जिसके प्रसिद्ध राजा अशोक थे, जिसके बारे में पढ़ते हैं। अंतिम राजा वृहदत्त था, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए मौर्य प्रशासन के बारे में और भी कुछ आपके शब्द हैं उसको देख लीजिए। जैसे कि मौर्य प्रशासन के प्रमुख अध्यक्ष की बात करते हैं तो जो पन्याध्यक्ष है, पन्याध्यक्ष आपके वाणिज्य के अध्यक्ष को कहा जाता है। पौताध्यक्ष को हम लोग माप तोल के अध्यक्ष के नाम जानते हैं। सोनाध्यक्ष आपको हम लोग बूचर खाना का जो अध्यक्ष होता था उसे सोनाध्यक्ष। इसके अलावा शराब और मदिरा का जो अध्यक्ष होता है वो आपका सोराध्यक्ष होता। वंड था उसकी संपर्दा का जो अध्यक्ष होता कुप्याध्यक्ष होता। कुताई बुनाई का अध्यक्ष को हम लोग सूत्राध्यक्ष, धातु विभाग का अध्यक्ष को लोहाध्यक्ष, टकसाल का अध्यक्ष को लखनाध्यक्ष, पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष को मुद्राध्यक्ष, जहाजानी विभाग का अध्यक्ष नवाध्यक्ष, चारागाह का अध्यक्ष विविताध्यक्ष, महालेखा को अक्ष पटालाध्यक्ष, बंदरगाह को पतनाध्यक्ष, चुंगी एवं शुल्क विभाग का अध्यक्ष को शुल्काध्यक्ष, यही पूछा गया था। धार्मिक संस्थान के अध्यक्ष को देवताध्यक्ष कहा जाता था। यह मौर्य प्रशासन के प्रमुख अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है धनगढ़ किस राज्य का पूजा नृत्य है? तो गोवा इसका राइट आंसर होगा। धनगढ़ गोवा नृत्य के चरवाहा समुदाय के दौरान नवरात्रि के दौरान किया जाता है। नर्तक आमतौर पर पगड़ी के साथ एक सफेद लंबे बाग पहनते हैं। नेक्स्ट है आपका
कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु विज्ञान अधातु विद्युत का संचालन करती है? राइट आंसर ग्रेफाइट इसका राइट आंसर है। ग्रेफाइट कार्बन का एक अपरूप है जो एक धातु है जो विद्युत का सुचालक है। अपरूपता उसके विभिन्न भौतिक रूप है जिनमें एक तत्व विद्यमान हो सकता है। ग्रेफाइट कार्बन के साथ साथ हीरे और बंक मिस्टर फुलेन का एक अपरूप है। नेक्स्ट आपका है सितंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार कौन भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर में से एक है? तो भारतीय रिजर्व बैंक की बात करेंगे तो आप लोग को बता दें कि ये तो आपका 2020 का था, इसको छोड़िए। यहाँ देखिए भारतीय रिजर्व बैंक की बात करते हैं तो इसका स्थापना आपका कब होता है? 1935 में होता है, 1 अप्रैल के दिन होता है। 1934 के अधिनियम के द्वारा होता है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष की बात करेंगे तो उसके अध्यक्ष आपके कौन है? शक्तिकांत दास है जो कि 25वें गवर्नर है। एक अध्यक्ष के अलावा, एक आपके गवर्नर के अलावा आपके इसमें 4 उप गवर्नर यानी कि 4 उप गवर्नर होते हैं। वो वर्तमान में 4 उप गवर्नर कौन कौन सा है? वो आपको देखिए माइकल पात्रा जी हैं, एम राजेश्वर राव हैं, टीबी शंकर है और आपके स्वामीनाथन जानकी रमन है। ठीक है, ये आपके वर्तमान में 4 हैं। इसको 4 को याद रखिएगा, बाकी को नहीं याद रखना है। अगला है सितंबर 2020 की स्थिति के अनुसार संसद के उस सदन में झारखंड राज्य के कितने सदस्य हैं? तो 6 सदस्य आपके झारखंड राज्य के थे, बस इतना याद रखिएगा। राज्यसभा की बात करेंगे तो इसे भारत का उच्च सदन कहा जाता है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संख्या बताया गया, राष्ट्र निर्धारित किया गया है जिसमें से 238 आपका राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होगा। साथ में 12 जो सदस्य होगा आपका राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाएगा। ये जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाएगा वो आपके कला में, साहित्य में, ठीक है, विशेष योगदान के लिए मनोनीत किया जाता है। ये जो मनोनीत करने का जो प्रावधान है 12 सदस्यों का, ये लिया गया है आपका आयरलैंड के संविधान से, कल भी हम लोगों ने बताया था। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो राज्यसभा की सीटें हैं वो आपके उत्तर प्रदेश में 31 है। सेकेंड स्थान पर बिहार है, 16 है। कर्नाटक की बात करेंगे तो 12 है। आंध्र प्रदेश आपके 11 हैं। राजस्थान में आपके 10 हैं। टॉप 5 कंट्री है, बस इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि वंदे मातरम को पहली बार किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सत्र में गाया गया था? 1896 का भारतीय राष्ट्रीय अधिवेशन था, उसमें वंदे मातरम को गाया गया था, बस नया देखिएगा। कलकत्ता में हुआ था, अध्यक्षता आपके रहमतुल्ला शानी ने किया था। वंदे मातरम की बात करते हैं तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखित एक संस्कृत कविता है। 1882 में आपका पत्रिका आनंद मंच में प्रकाशित हुआ था। पहली बार 1896 में इन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर ने गाया था, लिखा था कौन? आपके बंकिम चंद्र चटर्जी। इसके अलावा 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान सभा के द्वारा इसे राष्ट्रगीत अपनाया गया था। इसके अलावा वंदे मातरम की जो धुन है वो आपके जदुनाथ भट्टाचार्य ने तैयार किया था। नेक्स्ट है कि IPL 2020 में चेन्नई सुपर किंग के कप्तान कौन हैं? तो MS धोनी है। इसका मतलब कि आपका IPL से प्रश्न पूछा जाएगा तो वर्तमान में जो कप्तान है वो आपके चेन्नई सुपर किंग के वो आपके महेंद्र सिंह धोनी ही हैं। इसके अलावा जो 2023 का जो आपका IPL हुआ था उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात जान लीजिए। ठीक है, IPL 2023 हुआ था, उसके विजेता की बात करेंगे। ठीक है, उसके विजेता कौन था? तो आपका चेन्नई सुपर किंग ही था। उप विजेता यानी कि रनअप की बात करेंगे तो रनअप कौन था? तो रनअप फ्रेंड्स आपका गुजरात जायंट्स था। सीएसके के कप्तान कौन थे? आपके MSD थे, महेंद्र सिंह धोनी थे। गुजरात के कप्तान कौन थे? तो आपके हार्दिक पांड्या थे। ठीक है, हार्दिक पांड्या। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे आपका ऑरेंज कैप का, जो बड़ा पूछा जाएगा। ऑरेंज कैप की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा रन मारने वाले को दिया जाता है, सबसे ज़्यादा रन मारने वाले को। ठीक है, रन ये किसको दिया गया था? आपका मोहम्मद शमी को दिया गया था, इसको याद देखिएगा, मोहम्मद शमी। इसके अलावा जो ऑरेंज कैप के अलावा एक आपका पर्पल कैप है। पर्पल कैप की बात करेंगे तो जो पर्पल कैप है वो किसे दिया गया था? सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले को दिया जाता है, याद रखिएगा, विकेट लेने वाले को, सॉरी, जो पर्पल कैप है, पर्पल के विकेट लेने को दिया जाता है, ये आपके मोहम्मद शमी को दिया गया था। ठीक है, मोहम्मद शमी बॉलर है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो पर्पल विकेट किसको दिया जाता है? मोहम्मद शमी को दिया जाता है, शमी लिख देते हैं। और सबसे ज़्यादा रन मारने वाले को दिया जाता है शुभमन गिल को दिया गया था, शुभमन गिल को दिया गया था। ठीक है, दोनों खिलाड़ी भी वर्ल्ड कप जो हो रहा है उसमें आपके खेल रहे हैं, एक आपके ओपनर है, एक आपके बॉलर हैं, इसको याद रखिएगा। अगला है भारतीय सेना की प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन है? तो आपके पुनीता अरोड़ा जी हैं। पुनीता अरोड़ा भारतीय सेना की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल बनी है और सेना में सर्जन वाइस एडमिरल है। वो भारतीय सशस्त्र बलों में 3 सितारा रैंक पर पदोन्नत होने वाली पहली महिला है। अगला है संविधान का मसौदा तैयार करने में संविधान सभा को लगभग कितना समय लगा था? लगभग की बात करेंगे तो लगभग 3 वर्ष का समय लगा था। एजेक्ट की बात करेंगे तो आपका 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। पहला बैठक आपका 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। इसके अलावा संविधान बनाने में कुल 64 लाख रुपये खर्च हुए थे, इसको भी जान लीजिए। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण सत्र हैं, जैसा कि मई 1949 का, इस दिन राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता की पुष्टि की गई थी। 22 जुलाई 1917 को राष्ट्रध्वज अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद को भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। 24 जनवरी 1950 को ही भारतीय सभा ने अपना अंतिम सत्र आयोजित किया था। नेक्स्ट है कि 2020 में प्रमुख भारतीय लोक गायिका अर्चना महंत का निधन हो गया था। किस राज्य से थी? तो असम से थी। ये भी आपका लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, करंट अफेयर का क्वेश्चन था, बस जान लीजिए। आपके असम से संबंधित थी। बिहू के राजा के रूप में प्रसिद्ध गायक खगेन मंत्रा की पत्नी थी। लोकप्रिय गायक अंगाराग पोपेन महंता की माँ थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
किस सम्राट ने मूल रूप से प्रसिद्ध सांची स्तूप का निर्माण कराया था? अशोक ने कराया था। राइट आंसर अशोक हो जाएगा। ये सांची स्तूप है कहाँ? तो सांची स्तूप दोस्तों आपका मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में भी कहाँ है? तो रायसेन जिले में है। रायसेन जिले में भी कहाँ? तो आपको याद रखिएगा अब्दुलगंज में है। ठीक है। इसके अलावा इसका निर्माण अशोक ने करवाया था। नेक्स्ट है आपका कि किस राज्य के शासित प्रदेशों में बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 के अनुसार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो आंध्र प्रदेश ने किया था। इसको याद रखिएगा 2019 का। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद जान लीजिए। चाम मास्क नृत्य की बात करेंगे। भारत का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। भारत के किस अन्य देश में मनाया जाता है? तो चाम मास्क नृत्य आपका भारत के अलावा भूटान में मनाया जाता है। भूटान पड़ोसी देश है। चाम मास्क नृत्य तिब्बती बौद्ध धर्म और बौद्ध त्योहारों से जुड़ा एक जीवंत नकाबपोश तथा वेशभूषा वाला नृत्य है। यह नृत्य भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति तथा धर्मशाला एवं अन्य भारतीय राज्य लद्दाख, सिक्किम, कर्नाटक में किया जाता है। यह त्यौहार भारत के पड़ोसी राज्य भूटान में बनाया जाता है। नेक्स्ट आपका है एआई और आईओटी पावर्ड इलेक्ट्रिक मोबिलिटी स्टार्टअप बाइको निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है? तो उस समय आपके हरभजन सिंह को चुना गया था। 2019 का करंट अफेयर्स था। इसको भी याद रखिएगा। जो 2019 में आपका बाइको एक भारतीय मोटो स्कूल रिटेल कंपनी है। इसका स्थापना भी इसी में हुआ था। इसके फाउंडर इरफान खान है, जिसका मुख्यालय आपके अंधेरी मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट आपका है सितंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त आपके सुनील अरोड़ा थे 2020 के अनुसार। इसको मत याद रखिएगा। अब क्या याद रखना है? आपको याद रखना है राजीव कुमार को, जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, 25वें नंबर के हैं। इसके अलावा भारत का चुनाव आयोग की स्थापना 25 नवंबर 1950 को हुआ था, इसलिए इस मतदाता दिवस भी राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी इसी दिन मनाते हैं। इसका आयोग की बात करेंगे तो एक अध्यक्ष होते हैं, 2 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष आपके राजीव कुमार जी हैं, 2 आपके हैं वो आपके अनूप चंद्र पांडे हैं, और आपके आर के गुप्ता जी 2 अन्य सदस्य हैं। नेक्स्ट है वास्तुकला के बेहतरीन उदाहरणों में से एक आमेर का किला निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो आमेर का किला की बात करेंगे तो आपके राजस्थान में स्थित है। राजस्थान इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा आमेर का किला भारत के राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर के आमेर क्षेत्र में ऊंची पहाड़ी पर स्थित एक पर्वतीय दुर्ग है। ये जयपुर नगर का प्रधान पर्यटन स्थल है। आमेर दुर्ग का निर्माण कछवाहा राजपूत मान सिंह प्रथम ने कराया था। ये किला यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल है। राजस्थान के अन्य किले की बात करेंगे तो चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, कुंभलगढ़, रणथंभौर और गारगोन दुर्गा है। ये सभी आपका यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सिंचाई और बिजली उत्पादन में संबंधित शारदा नहर स्थित है? तो शारदा नहर की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका स्थित कहाँ है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है, जिसकी लंबाई आपका 350 किलोमीटर है। जो शारदा नदी से बनबसा पीलीभीत नामक स्थान से निकली है। इसका निर्माण आपका 1920 में शुरू हुआ था। 1928 में बनकर पुनः तैयार हो गया था। यह नहर उत्तर प्रदेश के लगभग 14 जिलों में आपका प्रवाहित होता है। नेक्स्ट है कि व्यक्तिगत का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स 1848 की अनुपालना में निम्नलिखित में से कौन सा रियासत को सबसे पहले कब्जा किया गया था? तो सतारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्यक्तिगत का सिद्धांत की बात करेंगे तो 1848 में डालोजी ने इसे पेश किया था। इसके अलावा इसके तहत आपका सबसे पहला राज्य सतारा को 1848 में, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। जैतपुर संबलपुर को 1849 में, बालाघाट को आपका 1850 में, उदयपुर को 1852 में, झांसी को 1853 में। आपको अभी बताए थे झांसी के जो आपके रानी थे, रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है। नागपुर को आपका 1854 में, करौली को 1855 में, अवध को 1856 में, सबसे अंत में आपकी अवध को अपनाया गया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें ओसुडड्डू झील पश्चिम वायनाड का हिस्सा है? देखिए इसका राइट आंसर दोस्तों आपका मिजोरम दिया गया था आपका एसएससी के आंसर की के द्वारा, लेकिन जो ओसडू पक्षी जो अभ्यारण्य है वो दोस्तों आपका यह स्थित है आपका कहाँ? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में भी कहाँ? तो बिलप्पुर जिला में। ये पुलिकट और पोवाइट कलिमर आध्भूमि के मध्य स्थित है। इसका कुछ हिस्सा पुडुचेरी में स्थित जरूर है। ठीक है। तो पुडुचेरी इसका राइट आंसर होता, लेकिन ऑप्शन में आपका मिजोरम दिया गया था। ठीक है। इसके अलावा तमिलनाडु के पास वर्तमान में सबसे ज़्यादा आर्द्रभूमि 14 जिला स्थित 14 है, जो भारत के किसी राज्य में सर्वाधिक है। नेक्स्ट है पूर्वोत्तर भारत से निकलने वाली सबसे लंबी नदी सुरमा निम्नलिखित में से किस देश में बहती है? तो सुरमा नदी की बात करेंगे तो बांग्लादेश से बहती है। बांग्लादेश का राइट आंसर है। भारत के पूर्वोत्तर भाग से बहते हुए बराक नदी जो मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और असम राज्य से बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बराक नदी बांग्लादेश की सीमा पर 2 भागों में बढ़ जाती है। एक सुरमा नदी, दूसरा आपका दूसरा घाटा कुशियारा नदी। सुरमा नदी और कुशियारा नदी पुनः किशोरगंज जिला बांग्लादेश से होकर बांग्लादेश में मिलकर अपना मेघना नदी का निर्माण करती है। अगला है सरकार के कुल राजस्व व्यय के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? राजकोषीय घाटा कहा जाता है। सरकार के कुल व्यय के बीच के अंतर को राजकोषीय घाटा कहा जाता है। केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री आपके कौन है? निर्मला सीतारमण जी हैं। ने केंद्रीय बजट 2020-23 में बताया कि 2022-23 में राजकोषीय घाटा आपका 6.4 रहने का अनुमान है, जबकि 2025-26 के राजकोषीय घाटा जीबी के 4.5 से रहने का लक्ष्य रखा गया है। 2023-24 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद में आपका 5.9% पर लक्षित किया गया है। अगला है कि निम्नलिखित कौन सा प्राधिकरण भारत सरकार के प्रशासन के लिए उत्तरदायी है? तो राइट आंसर मंत्रिमंडलीय सचिव इसका राइट आंसर हो जाएगा।
मंत्रिमंडलीय सचिवालय भारत सरकार कार्य करना यानी कि नियम 1961 के प्रशासन तथा भारत सरकार कार्य आवंटन 1961 के प्रशासन के लिए उत्तरदायी है, जिसमें नियमों का पालन सुनिश्चित करते हुए मंत्रालय विभागों में कार्य का सुचारू रूप से निर्वहन करने की सुविधा दी जाती है। मंत्रिमंडल सचिवालय प्रधानमंत्री के प्रत्यक्ष प्रभार के तहत कार्य करता है। इस सचिवालय के प्रशासनिक प्रमुख आपके मंत्रिमंडलीय सचिव होते हैं, जो नागरिक सेवा मंडल के प्रधान अध्यक्ष भी होते हैं। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्र कल्याण के लिए राष्ट्र सूची में समाविष्ट किसी विषय से संबंधित मामले पर संसद कानून बना सकती है? राइट आंसर आपका अनुच्छेद 249 हो जाएगा। अनुच्छेद 249 के अनुसार यदि राज्यसभा अपने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत यानी कि विशेष बहुमत से प्रस्ताव पास करे और राष्ट्र कल्याण के लिए आवश्यक हितकर है, जो संसद राष्ट्र सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। संविधान का भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 255 तक केंद्र राज्य विधायी संबंधों का विस्तार से चर्चा किया गया है। भारतीय संविधान का जो 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की सूचियाँ शामिल किया गया है। एक आपका संसूची है, वर्तमान में 100 विषय हैं। राष्ट्र सूची है आपका 61 विषय वर्तमान में है। समवर्ती सूची आपका 52 विषय है। संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार आपको केंद्र को होगा। राष्ट्र सूची में राज्यों को हो, समवर्ती सूची में राज्यों और केंद्र दोनों के हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका 25 प्रश्न है जो कि आपके प्रीवियस में पूछे गए थे। बाकी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। वही है आपका दिल्ली पुलिस का PDF लेना चाहते हैं जीके जीएस का मात्र 25 रुपये में, तो आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।